दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कोई नए विषय को लेकर। दोस्तों आज दो तीन विषय पर बात करेंगे, छोटी छोटी बात है। एक तो गुजरात में जो है मंत्रिमंडल का रीशफल हुआ है। कल 16 ही मंत्रियों ने, मतलब कुल 17 मंत्री हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री सहित, उसमें से 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आज फिर 26 मंत्री बना दिए हैं। तो ये क्या गड़बड़ जाला है, इसको देखेंगे थोड़ा। और दूसरा जो है, हाँ, ये लूट, रेल और बस के किराए अभी त्योहारी सीजन में इतने बढ़ गए हैं कि खुली लूट चल रही है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है, न कोई उसका प्रबंध करने वाला है। बहुत ही बुरी हालत है दोस्तों। आ, और तीसरी बात करिए, मैं रेल का तो ठीक है, लेकिन हवाई जहाज और बस के किरायों की बात कर रहा हूँ। रेल तो सरकारी है तो उसमें वैसे तो नहीं बढ़ सकता किराया, लेकिन उसमें जगह ही नहीं है, खाली नहीं है, बिल्कुल सारे फुल है। लंबी दूरी की जितनी गाड़ियां हैं सब फुल है। सिर्फ उदयपुर से अहमदाबाद की गाड़ी में कुछ जगह है, बाकी किसी भी गाड़ी में, मतलब कोई ट्रेन में जगह नहीं है। लेकिन और बसेस जो है बहुत किराया बढ़ गया है, किराया बसेस का और हवाई जहाज का भी। तो हवाई जहाज तो खैर वैसे भी बहुत कम लोग हैं, हिंदुस्तान में 4-5% लोग होंगे जो उस किराए को बर्दाश्त कर सके और हवाई जहाज में चल सके। लेकिन ट्रेन सबसे ज़्यादा उपयुक्त वाहन है लोगों के, गरीब आदमियों के चलने की। उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। और तीसरी बात करेंगे हम पेंशन की। न्यूनतम पेंशन गारंटी का अभाव है हमारे देश में। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि हम जो है 47 देशों में 45वें नंबर पर हैं, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पर पेंशन कवर में। और वो उसके क्या मापदंड है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये कुल मिला करके आज की बातचीत का लब्बो लबाब है। अब मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों परिजनों को भेजें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और प्रश्न भी कर सकते हैं आप, ये हमको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों। आज भास्कर भास्कर में खबर छपी है कि भाजपा ने फिर चौंकाया, गुजरात के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लेकिन इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? मतलब जब भी पहले भी कई बार कांग्रेसियों ने भी रीशफल होता है तो सब इस्तीफा दे देते हैं, ताकि जो है वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से नए मंत्री बना सके। अगर जगह नहीं खाली करोगे तो आएंगे कहाँ से? तो वो बर्खास्त करने से थोड़ा, या आपको कहेगा कि आपका इस्तीफा दे दो। तो पहले ही मतलब सबसे इस्तीफे मांग लिए और उन्होंने मतलब ये। लेकिन इसमें बात यह है कि कुल 16 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए और उसमें से 6 मंत्रियों को वापस मंत्री बनाया। तो 10 मंत्री जो हैं पहले के मंत्रिमंडल में नकारा थे, ये हम मान के चलते हैं। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाई ये जो नकारा मंत्री थे, ये 10 मंत्री को जो हटाया उसके कारण क्या थे? मतलब
भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रीशफल किया। आ, इसमें एक तो ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी भाड़लिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, प्रफुल्ल पुनसेरिया और हर्ष सिंघवी, इनको जो है वापस मंत्री बनाया है। और कन्हूभाई देसाई को। इसमें से हर्ष संघवी को जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। उनका तो प्रमोशन हो गया, पहले मंत्री थे अब उप मुख्यमंत्री हो गए, और बाकी जो है मंत्री थे मंत्री ही रह गए। सवाल ये है कि 10 मंत्रियों को क्यों हटाया, जबकि 2 साल और पड़े थे चुनाव में। क्या ये मंत्री नकारा थे इसलिए हटाए, या ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे इसलिए हटाए, या इनकी छवि अच्छी नहीं थी इनकी इसलिए हटाए, किस लिए हटाए? मतलब ये कारण तो बताना चाहिए मुख्यमंत्री को, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कारण नहीं बताया। अब कारण नहीं बताया तो हम तो यही मान के चलते हैं कि भाई इनका जो है कुल मिलाकर के वो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा होगा इसलिए इनको हटाया, या भ्रष्ट होंगे, पैसा खा रहे होंगे, तो अब दूसरों को मौका देने के लिए भी हटाया। तो लेकिन दूसरों को मौका देने का तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं। और अगर दूसरों को मौका देने के लिए हटाया तो फिर 6 को तो वही थे पहले वाले ही, नया विस्तार ही कर देते, पूरा फेर बदल क्यों किया? तो 20 नए मंत्री बनाए हैं अभी, नए 6 पहले के हैं, अब कुल 26 मंत्री हैं। तो ये सवाल तो रहेंगे जब तक भूपेंद्र पटेल ये नहीं बताते, या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं बताता कि इन मंत्रियों को क्यों हटाया, नकारा होने की वजह से हटाया या भ्रष्ट होने की वजह से हटाया, या इनकी छवि अच्छी नहीं थी, ये नैरेटिव अच्छा नहीं बना रहे थे इसलिए हटाया। क्योंकि राजनीति में तो नैरेटिव का ही बड़ा सवाल है। अब ये त्योहारी सीजन में यात्रा हुई महंगी, और टिकटों में खुली लूट चल रही है, खुली, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप सामान्य दिनों में जब 1,000 किराया लेते हैं तो आप 4,000 कैसे ले रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। हवाई यात्रा भी दुगुना हो गया रेट। तो हवाई यात्रा का तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो खाए पिए लोग, बड़े लोग हैं, जो पूरे विश्व देश में 4% 5% लोग होंगे जिनको हवाई यात्राएं करनी होती है, जिनके पर्स जो है 2-2 लाख 3-3 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी होती है, वो ये हवाई यात्राएं कर सकता है। आम सामान्य आदमी जो लाख 1.5 लाख रुपए तक भी कोई कमाता है, तो मेरी समझ में उसके लिए ट्रेन या बस ही मुफीद जो है वो है। तो अभी आप देखिए कि 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है ट्रेनों बसों में, और ट्रेन पूरी फुल है, कोई जगह नहीं है। मतलब सरकार चाहती तो इन ट्रेनों में और डिब्बे लगा करके वेटिंग कम कर सकती थी, ख़त्म कर सकती थी, या एक्स्ट्रा ट्रेन लगा करके भी ख़त्म कर सकती थी। राजस्थान सरकार चाहती तो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट रोडवेज की जो बसें हैं उनकी संख्या बढ़ा देती, उनके फेरे बढ़ा देती, तो भी ये लूट जो है, प्राइवेट लूट कम हो जाती। मतलब ख़त्म तो नहीं होती निश्चित रूप से, लेकिन कम हो जाती। जयपुर की एसी स्लीपर बस का बढ़ा किराया 4,500 रुपये तक पहुंच गया है, और इसका मतलब ये है कि ऑल इज वेल नहीं है, और विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है, ये तो लूट का कारोबार शुरू हो गया। उदयपुर से जयपुर सामान्य दिनों में किराया ये एरोप्लेन का 5,000 से 8,000 रुपये तक था। वह भी अभी 8,500 से
16,500 रुपये तक पहुंच गया है। उदयपुर बेंगलुरु का 10 से 14,000 का किराया था, जो 13,500 से 18,000 तक महंगा हो गया है। इसी तरह अन्य डेस्टिनेशन का किराया भी दोगुना हो गया। हवाई यात्री तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे, कर भी लेते हैं, लेकिन सामान्य बस और रेल से सफ़र, स्लीपर क्लास से सफ़र करने वाले या एसी थ्री टायर से चलने वाले आदमी क्या करें। रेल में टिकट उपलब्ध नहीं है, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त डिब्बे नहीं लगाए हैं, सीटें नहीं बढ़ाई है, मतलब सुविधाएं नहीं बढ़ाई है उसके अनुसार, तो अब वो क्या कैसे जाएं। और बसेस में बहुत मारामारी है। उदयपुर से जयपुर, दिल्ली, बम्बई, हरिद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली अधिकांश ट्रेनें फुल हैं। उदयपुर से जयपुर बसों का किराया सामान्य दिनों में 600 से 1,000 रुपये के बीच रहता है, अभी 800 से 4,500 रुपये तक है। और एसी स्लीपर बसों में अभी आपको देखा ही है, उधर जैसलमेर की तरफ वो बस जल गई थी पूरी, और ट्रॉमा सेंटर भी नहीं था ठिठ, वहाँ से जोधपुर भेजना पड़ा उनको। तो ये मतलब सरकार बिल्कुल नींद में है। एक उदयपुर से दिल्ली का किराया 1,000 से 1,500 के बीच रहता है, अब वो 2,200 से 5,000 तक हो गया है। ऐसे में सरकार को जनता को राहत देने के लिए अतिरिक्त बसें चलवानी चाहिए। राजस्थान राज्य परिवहन निगम को आपात व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ही लंबी दूरी की ट्रेनों में भी अतिरिक्त डिब्बे लगाने चाहिए। ट्रेनों में डिब्बे लगे जोड़ने चाहिए, और अतिरिक्त ट्रेन भी चला सकते हैं, मतलब अगर ज़रूरत है तो ये मतलब सरकार को ये सब देखना चाहिए। अब आम आदमी थोड़ी देखेगा इनको। और सरकारी, चूंकि अब प्राइवेट कर दिया आप सबने, तो प्राइवेट में तो लूट ही होगी। सरकारी अगर ये काम चलता रहे तभी ये संभव है। तो स्टेट रोडवेज ही कर सकती है बसेस बढ़ाना, एक फेरे की बजाय 2 फेरे कर दे, 4 फेरे कर दे। तो ये जो प्राइवेट में जो इतनी मारामारी हो रही है वो अपने आप कम हो जाएगी। सवाल यह है कि जनता को किसकी परवाह है, जनता की किसको परवाह है जो ये सब करे, मतलब इस रोडवेज की बसें बढ़ाए या डिब्बे बढ़ाए रेल में, ऐसे ये सब क्यों करे कोई? किसी को जनता की तो चिंता ही नहीं है। मंत्रिमंडल तो मस्त है। राजस्थान के मंत्रिमंडल के तो जो 3 साल पहले गाड़ियां खरीदी वो भी रिजेक्ट हो गई अब, और नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। चलो 3 साल में स्क्रैप कैसे हो गई गाड़ियां? मतलब मंत्री साहब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको 3 साल में गाड़ी बदलनी है। और अब वो यूएसवी लग्जरी कारें खरीद रहे हैं। एक एक कार 55 लाख रुपए की है। उनको शायद थोड़ी सस्ती मिलेगी, 50 लाख या 45 लाख में मिल जाएगी, क्योंकि वो सरकारी है और कुछ टैक्स नहीं लगेगा, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू खरीदते हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। कुल मिलाकर के ये है कि भाई उन्होंने अपने लिए तो कर लिया इंतजाम, लेकिन जनता के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये है और इस लूट से बचने के लिए क्या किया जाए, ये बड़ी समस्या है। अब तीसरी जो खबर है आज, मेरे को झकझोर रही है जो खबर, मतलब ये दोनों खबरें भी झकझोर रही थी कि इतना किराया बढ़ गया। और तीसरी खबर ये है, न्यूनतम पेंशन गारंटी की जरूरत। मतलब हमारे यहाँ पर न्यूनतम पेंशन गारंटी ही नहीं है, और पेंशन प्रणाली हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कमज़ोर पेंशन प्रणाली है। मतलब 47 देशों में हमारा नंबर 45वां है, जबकि सिंगापुर सबसे ऊपर है। डेनमार्क और सिंगापुर और नीदरलैंड और ये जो कंट्री हैं, ये पेंशन की फुल कवरेज है और अच्छी पेंशन देते हैं। अभी ये CFA इंस्टीट्यूट और मरकर की एक रिपोर्ट आई,
वो बताती है कि ग्लोबल पेंशन इन इंडिया 2025 भारत का रिपोर्ट बताती है कि 45वां स्थान है 47 देशों में, और डी ग्रेड के साथ 43.8 अंक मिले हैं। वहीं सिंगापुर 86 अंक के साथ नंबर 1 है। अब ये रिपोर्ट जो कैसे बनाते हैं, इसके मापदंड क्या है, ये भी इन्होंने बताया है। ये बताया है कि भाई एक तो कवरेज कितना है, तीन तीन इनके मापदंड हैं। एक तो ये है पर्याप्तता, मतलब पेंशन जो रिटायर्ड आदमी को पेंशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है, क्या उससे उसकी जीवन यापन के लिए सफिशिएंट है या वो बहुत कम है, या मतलब एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसमें निरंतरता कितनी है, मतलब वो मिल रही है, भविष्य में बंद तो नहीं हो जाएगी या कम तो नहीं हो जाएगी। तो एक तो ये दूसरा ये, और तीसरा जो है ये है इसकी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पर्याप्तता, कंटिन्यूटी और ये पारदर्शिता। भारत कई मोर्चों में पीछे है, जिसमें जबकि नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर देशों का पेंशन लाभ पर्याप्त, टिकाऊ और भरोसेमंद है। हमारे यहाँ ये पेंशन न तो टिकाऊ है, न पर्याप्त है, न भरोसेमंद है, तीनों ही गायब है, इसलिए हम सबसे नीचे हैं। भारत में पेंशन में 25% श्रमिक ही आते हैं, मतलब कवर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रमिक जो है ज़्यादा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र को में पेंशन लागू नहीं होती है। तो एक तो बड़ा चक जो है 90% लोग जो है जो प्राइवेट सेक्टर में और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको पेंशन मिलती ही नहीं है, इसलिए वो कवरेज के बाहर है। तो वैसे ही जो है हमारा स्तर नीचे गिर जाता है। और दूसरा ये है कि अधिकतर रिटायर्ड कर्मचारियों को या मजदूरों को पेंशन जो है जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं मिलती है। और न्यूनतम पेंशन का अभाव है। गरीब वृद्ध नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीयकृत न्यूनतम आय गारंटी नहीं है। अनौपचारिक और गिग सेक्टर के कामगार पेंशन वर्कर्स जो हैं वो पेंशन से बाहर हैं, मतलब न तो गिग वर्कर्स को मिलती है और न अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को मिलती है। तो ये बहुत बड़ा चक है जो जिस पेंशन से महरूम है। न्यूनतम समर्थन पेंशन लागू करना जरूरी है ताकि गरीब वृद्धों को भी जीवन यापन के लिए मदद मिले और आर्थिक सुरक्षा मिले। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और गिग वर्कर्स को पेंशन कवरेज शामिल किया जाए, मतलब ये अगर आप करेंगे तो हमारा जो 47 देशों में 45वां नंबर है वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, अगर ये सब चीज़ें लागू करते हैं। ये सुझाव हैं, मतलब उसी रिपोर्ट के। 60 साल से ऊपर के किसानों, अच्छा ये हम कहना चाह रहे हैं, और वैसे ये ट्रेड यूनियन ने मांग कर रही है जो 60 साल से ऊपर के किसानों और मजदूरों को भी पेंशन कवर मिलना चाहिए। 10,000 पेंशन कवर 10,000 प्रति माह कम से कम मिलना चाहिए।
राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मजदूर संगठनों की ये मांग है। 12 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें HMS है, C2 है, एटक है, इंटक है, ऐसे 12 जो संगठन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपये किसानों और वृद्ध मजदूरों को, जिनके कुछ भी साधन नहीं है और अब मजदूरी नहीं कर सकते, 60 साल के हो गए, तो कमज़ोर हो गए, अब मजदूरी नहीं कर सकते, उनको मतलब कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन सरकार को वार्ता करने की सरकार जो है वार्ता करने के लिए ही तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि सरकारी जो कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद नौकरी में आए हैं, अ, उनको भी OPS देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब न्यू पेंशन स्कीम लाए हैं, वो कर्मचारियों को किसी भी तरह से पसंद नहीं है। लेकिन और वो पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहते हैं, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और गरीब मजदूरों की और ख़ास तौर से वृद्ध मजदूरों के जीवन यापन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। और जो बाकी लोगों को, जैसे महिलाओं को या वृद्धा पेंशन है या हाँ विधवा पेंशन है, या ये जो हैं गरीब पेंशन, ये भी बहुत कम है, 700, 1000, 1500। मतलब ये कम से कम एक आदमी अपना जीवन यापन कर सके उतना पैसा तो मिलना चाहिए। और आज क्या होता है, लोग 200 रुपये चाय पीने में निकाल उड़ा देते हैं एक बार में। तो कम से कम उनको 5,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, नए लोग जो देख रहे हैं, पुराने तो जिन्होंने कर दिया है वो तो ठीक है। करीब 945 लोगों ने सब्सक्राइब किया है अभी तक। मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाना चाहिए। और अ, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि उससे हमको मालूम पड़े कि हम जो बोल रहे हैं या जो हम दिखा रहे हैं या जो हम इश्यूज उठा रहे हैं, उससे लोग कितने उसके साथ हैं, कितने प्रभावित हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इसको यहीं समाप्त करते हैं।